Hello student, welcome to FAOG YouTube channel. So in this video we are going to have a lecture on international politics. This is especially for the student opted for the political science DSC, especially for the fourth sem. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, राइट. तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, उसके ऊपर, राइट. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ नहीं बल्कि एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें अभी हमको स्टडी करना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है और हमको इसको कैसे पढ़ना चाहिए, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन. ओके, तो हम लोग बुक का डेफिनेशन देखने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है. देखिए, इसमें हम सिर्फ एक चीज़ की स्टडी करते हैं और उसी चीज़ को घुमा फिरा के, मतलब बुक के लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा लेंदी किया गया है, राइट. तो अगर मैं इसका एक पॉइंट में अगर इसका क्रक्स बताने जाऊँ तो ये है कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश करती है, उसी चीज़ की स्टडी हम करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. ठीक है, चलिए अभी मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूँ. तो क्या होता है, देखिए इसमें लिखा गया है, क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ कंट्रीज एंड द ग्लोबल एक्टर्स में आपका आ जाएगा जितने भी वर्ल्ड में सारे कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज. उसके बाद आपका जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यूएन है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आपका आ जाएगा जितना भी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, फॉर एग्जांपल एमनेस्टी एनजीओ एक है जो काफ़ी एक्टिव होती है पॉलिटिकल साइंस में, लाइक ह्यूमन राइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है. तो ये सब चीज़ें मिलके कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं हम किसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. उसमें हम ये भी देखते हैं कि यूएन का क्या रोल होता है, यूएन कैसे क्या बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में किस तरीके का पीस मेंटेन करता है, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करता है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस यूज़ करता है. ठीक है. उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अभी जैसे कि बहुत बड़े इश्यूज चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसमें आ गया क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म. सो इन सब को कैसे पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट कैसे इन सब को क्या बोलते हैं टारगेट करती है, कैसे इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दी है, कैसे कोऑपरेट करती है. उसके बाद आ गया कि एक दूसरे के साथ मिल के कैसे रहती हैं. उसके बाद जो जितना भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, उस वो सब कैसे होता है, किस बेसिस के ऊपर डिफाइंड होता है. उसके बाद कैसे एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसे एक डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश होता है. फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे रशिया और यूक्रेन का वॉर काफ़ी दिनों से चल रहा है. तो ये वॉर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे यूएसए यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट. तो ये आपका एक ब्रॉड डेफिनेशन हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में कि एक्चुअली में क्या होता है नेचर. देखिए, पहले आपको नेचर ऑफ द पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या होता है नेचर का मीनिंग. जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर से मैं ये एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ना है तो उसको वर्ड को पकड़ो. पहले वर्ड को जब पकड़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है और हमको उसमें पढ़ना क्या है, राइट. तो नेचर मतलब क्या हो गया, इनहेरेंट क्वालिटीज़. क्या हो गया, इनहेरेंट क्वालिटीज़. Like sorry for the writing, I'm not habitual to this like the pen tab, so that's why my writing is like this. तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा. अच्छा देखिए, तो क्या होता है नेचर. नेचर मतलब क्या है, इनहेरेंट क्वालिटीज़ होता है, मतलब एक्चुअली में वो चीज़ है क्या, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या. तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं. जैसे हो गया, एक क्या हो गया, इंटर स्टेट रिलेशन, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके का रिलेशन स्टैब्लिश करता है. दूसरा हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, कि एक देश, मतलब फॉर एग्जांपल वॉर होता है एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ जब वॉर करता है तो वो किस रीजन से होता है. तो ये भी हम पढ़ते हैं कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं. और कोऑपरेशन, कैसे हम यूएसए के साथ मिलके नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं. जैसे कि आप देखोगे फेसबुक आ गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें कितनी सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं. तो ये हम क्या कर रहे हैं, इंडिया का गवर्नमेंट यूएस के गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, तो उस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, राइट. और कैसे क्या होता है इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर. इसका मतलब क्या है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. नॉन स्टेट मतलब क्या, स्टेट मतलब होता है एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल हमारा स्टेट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें क्या है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये एक स्ट्रक्चर होता है स्टेट का जिसके पास अथॉरिटी होता है कि लोगों के ऊपर रूल कर सके। तो यहाँ पे लिखा है नॉन स्टेट, मतलब ये कोई तरीके का गवर्नमेंट नहीं है बट वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूएन हो गया, ठीक है, यूएन हो गया, यूएन एक नॉन स्टेट है, वो मतलब एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। यूएन क्या है आपका, एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो क्या करता है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल आपका वो लोग हो गए, कुछ लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, जैसे मलाला यूसुफा हो गया, वो कुछ अपने कमेंट्रीज करती हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट के ऊपर। वो काफ़ी वुमेन के लिए, मतलब वुमेन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब वो ऐसे कमेंट्री करती हैं, वुमेन राइट के बारे में बात करती है, राइट। तो वो हो गए कुछ थिंग्स। उसके बाद पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स क्या है थोड़ा सा समझिए। मैंने उस दिन थोड़ा सा बताया था कि पावर का क्या मतलब होता है, तो अब इसका डायनामिक्स समझिए। डायनामिक्स मतलब चेंजेस, ठीक है, जो चेंज होता है। अब पावर का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है। देखिए पावर ना कुछ टाइप्स के पावर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोहेसिव पावर। कोहेसिव पावर मतलब ये एक तरीके का पावर होता है जो गवर्नमेंट फोर्सफुली अपने सिटीजन्स को कंट्रोल में करने के लिए यूज करती है। फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, जो कि कहाँ पे होता है, चाइना पे ज़्यादातर होता है क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एक तरीके का पावर हो गया। दूसरा हो गया लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर मतलब कहीं पे सोर्स है पावर का। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑथोराइज करती है कोई भी गवर्नमेंट को कि कैसे आपको पनिश करना है, कोई अगर गलती करे, कैसे आपको लॉ बनाना है, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक तरीके का लेजिटिमेट पावर हो गया जिसमें कोई भी आर्बिटरी यूज नहीं होता पावर का, ठीक है। तीसरा हो गया आपका सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब कल्चरल पावर। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस डे, ठीक है, क्रिसमस डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, बट ये तो इंडियन कल्चर में नहीं है, बट फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यूरोप का इन्फ्लुएंस है, राइट। हमारे देश में यूरोप का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हमारे देश में ब्रिटिश लोग रह के गए हैं, तो उनके वजह से भी हमारे देश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर जिसको यूज़ करके लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस किया जाता है। स्ट्रक्चरल पावर मतलब टू हैव ए ग्रेटर ऑथोरिटी ओवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल आप अगर यूएन के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यूएन में एक परमानेंट सीट होता है, एक नॉन परमानेंट सीट होता है। तो जिसके पास परमानेंट सीट होती है वो क्या होता है, वो वीटो पावर का हिस्सा होता है। तो उस वीटो पावर से वो लोग क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब उनके पास डिसीजन होता है कि अगर कोई भी देश कोई किसी भी तरीके का बिल इंट्रोड्यूस होता है यूएन की जनरल असेंबली में, तो अगर किसी एक देश जिसके पास वीटो पावर है, तो अगर उस देश को पसंद नहीं आया उस बिल के बारे में, तो वो इसको वीटो करके रिजेक्ट कर सकता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल पावर हो गया। इकोनॉमिक पावर मतलब यूएस का देख लो, दिन ब दिन डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो क्या है, मतलब ये वेल्थ से लोगों को कंट्रोल करना, राइट। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स पावर। तो पावर आपको इसीलिए समझना है क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या होता है स्ट्रक्चरल पावर, इकोनॉमिक पावर और कोहेसिव पावर, लेजिटिमेट पावर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में। अब अभी स्कोप के बारे में देखिए थोड़ा सा। स्कोप मतलब क्या है कि उसका एरिया, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कितना बड़ा एरिया वो कवर करता है। मतलब व्हाट डज इट कवर, व्हाट व्हाट डज इट कवर, क्या क्या कवर करता है, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए अभी हमको एक कंट्री के, जैसे इंडिया है, इंडिया को यूएस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ये तो मतलब ये तो कोई मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके का दोस्ती नहीं हो गया ना, जिस तरीके से हम फ्रेंडशिप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो स्टेट है यार, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के हिसाब से चल के आपको किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती करनी पड़ती है ना। तो उसके लिए काफ़ी सारे जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं। मतलब एक रियलिज्म है, लिबरलिज्म है। इन सब थ्योरी के बारे में भी हम बात करेंगे, ये अगले यूनिट में आएगा। तो तब आके आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। तो क्या होता है इसका स्कोप में, हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है रियलिज्म, क्या होता है लिबरलिज्म। तो ये सब चीज़ कवर किस में होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट। अब देखते हैं ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब क्या, कि ग्लोबल लेवल पे कैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन
गवर्नेंस कर रही है। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, सिंपल अगर आप मैं समझाऊं, गवर्नेंस मीन्स मतलब कोई भी एक स्टेट है वो क्या करती है, लॉ बनाती है, ठीक है, लॉ बनाती है। लॉ बनाने से लेके तक इम्प्लीमेंटेशन तक का काम होता है गवर्नेंस का। नहीं समझ में आया? ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंट्री होती है ना, उस कंट्री में क्या होता है, अगर आपको एक ऑर्गेनाइज मैनर में चलना है तो आपको लॉ की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट लॉ यू कैन नॉट इवन फंक्शन। तो जब अगर लॉ बनाओगे तो लॉ को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा अच्छे से। जब लॉ अगर है और अगर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, राइट। तो लॉ बनाने से लेके लॉ इम्प्लीमेंट करने तक जो जो भी काम होता है ना, जो जो भी एक्टिविटीज होता है, वो किसका पार्ट बन जाता है, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब ही ये है कि कैसे एक गवर्नमेंट लॉ बना के लॉ एग्जीक्यूशन करती है, वो जो प्रोसेस होता है ना बीच का, उसी को बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे दिस मीन्स हाउ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द ग्लोब। तो ये भी किसका पास आ जाएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब जो भी कुछ ग्लोबल लेवल पे हो रहा है ना, वो सब पार्ट होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि कैसे यूएन वॉर को रोकती है, किस तरीके से टेररिज्म का काउंटर होता है। फॉर एग्जांपल लश्कर ए तैयबा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट का, पाकिस्तान बेस्ड फंडिंग, ठीक है। आईएसआईएस के बारे में सुना होगा। तो इन सब चीज़ों से मतलब टेररिज्म किसी एक का नहीं होता, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। आपने शायद से हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके का 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका में, ट्विन टावर पे, बाय ओसामा बिन लादेन, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट मिलके किस तरीके से कोऑपरेट करती है, क्या क्या चीज़ें मेजर्स लेती हैं, कैसे उसको ख़त्म करते हैं, ये सब किसका पार्ट बन जाएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, देन आगे हम मूव करेंगे। थैंक यू।